ध्यान से सुनो और सोचो, सुबह सुबह मोबाइल पर मैसेज आ जाए और उस मैसेज में लिखा हो कि आपके खाते में पैसा जमा हो गया है, और जब आप बैलेंस चेक करो तो उसमें 5 लाख से लेकर 6 लाख या 10 लाख रुपए दिखें, तो ऐसे में आप यही बात सोचेंगे कि ये पैसा कहाँ से आ गया। 8वां वेतन आयोग 2026 का 18 महीने का एरियर कितना पैसा मिलेगा, आसान भाषा में समझेंगे। देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों के बीच इन दिनों एक ही चर्चा चल रही है कि अगर 8वां वेतन आयोग 2027 में लागू हुआ लेकिन असर 1 जनवरी 2026 से माना जाएगा तो जेब में कितना एरियर आएगा। देखिए, सच कहें तो यह वह सवाल है जो हर कर्मचारी को अंदर से उत्साहित भी कर सकता है। समझ लेते हैं कि एरियर होता क्या है। अगर सरकार नई सैलरी को 2026 से लागू मानती है, ठीक है, यहाँ से बात समझना आपको, लेकिन पैसा जो भी है वो देना है 2027 से, ठीक है, शुरू करती है, तो बीच के 17 से लेकर 18 महीने का एरियर जो भी अंतर बनता है वही एरियर कहलाता है। तो आपने काम सैलरी के हिसाब से किया है लेकिन पैसा पुराने हिसाब से मिला, ठीक है, अब वही फ़र्क सरकार बाद में चुकाती है। अब सबसे ज़रूरी सवाल है कितना पैसा बनेगा। चलिए इसे बिल्कुल आसान देसी तरीके से समझते हैं। ये मान लीजिए जैसे कि किसी कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी अभी उसकी 30,000 रुपये है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब अगर 8वें वेतन आयोग में पेमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर लगभग 2.85 हो जाता है तो नई बेसिक सैलरी जो भी होगी वो आपकी, हम 30,000 का गुणा करेंगे 2.85 में, तो ये आपका आंसर बना है 85,000 रुपये 500। कितना? 85,500 रुपये बना है, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर ये आपकी 30,000 सैलरी है और 30,000 सैलरी है तो मैंने यहाँ पर 2.85 से गुणा किया है, क्योंकि 2.85 आपका ये पेमेंट पैटर्न माना जा रहा है, ये वाला, ठीक है। जब मैंने गुणा किया है तो ये आपका आंसर आया है 85,500 रुपये। अब ध्यान दीजिए, पहले उसकी सैलरी थी 30,000 रुपये और अब हो गई है 85,000 रुपये, यानी हर महीने का अंतर हुआ है। 85,000 में माइनस करेंगे 30,000 तो ये आपका आया 55,500 रुपया, मतलब 55,500 रुपये आपको मिलेंगे। अब अगर यही अंतर 18 महीने तक मिलता है तो कुल एरियर आपका होगा 55,500 का गुणा करेंगे हम 18 में, तो ये आपका बना है 9,99,000 रुपया। कितना बना है? 9,99,000 रुपया बना है आपका, यानी लगभग 10 लाख रुपये का एरियर बन सकता है। सुनने में थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन यहाँ यह सिर्फ बेसिक्स का हिसाब है। इसमें DA, HRA और बातें जोड़ दें तो आंकड़ा और ऊपर से जा सकता है। एक और उदाहरण लेते हैं ताकि बात साफ हो जाए। मान लीजिए जैसे कि एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपया है जो एंट्री लेवल पर होती है। अगर वह 2.85 पेमेंट फैक्टर से बढ़ती है तो नई सैलरी आपकी होगी 18,000 का गुणा करेंगे हम 2.85 में, तो ये आपका आंसर आया है 51,300 रुपया। अब अंतर देखिए, अंतर इसमें ये हुआ है कि मैंने 51,300 रुपये का माइनस किया है 18,000 में, तो यह आपका आंसर आया है 33,300 रुपया। कितना आया है? 33,300 रुपये। यहाँ से बात समझना आपको। सबसे पहले मैंने यहाँ पर समझाया आपको, देखिए मैं आपको समझा दूँ एक बार और। देखिए, अगर वही सैलरी 2.85 पेमेंट फैक्टर से बढ़ती है तो नई सैलरी होगी आपकी 18,000 का गुणा करेंगे 2.85 में, तो ये आपका आंसर आया 51,300 रुपया। अब अंतर इसमें हुआ है कि 51,000 में माइनस करेंगे हम 18,000, तो ये आपका आंसर आया है 33,300 रुपया प्रति महीना। मतलब आपको प्रति महीना मिलेगा, कितना मिलेगा? 33,300 रुपया प्रति महीना मिलेगा, ठीक है। यहाँ से बस समझना है। अब अगर हम 18 महीने का एरियर निकालें तो 33,300 का गुणा करेंगे 18 में, 33,300 का गुणा करेंगे 18 में, तो ये आपका आंसर आया है 5,99,400 रुपये, यानी करीब आपको 6 लाख रुपये का एरियर मिल सकता है। यहाँ से बात समझना आपको, ठीक है। अब सोचिए जिस कर्मचारी की सैलरी कम है उसके लिए भी यह रकम कितनी बड़ी राहत बन सकती है। यह यहाँ पर एक बात याद आती है, बहुत से लोग सिर्फ बेसिक सैलरी का हिसाब लगाते हैं, लेकिन असली गेम तो DA और HRA में है। अगर DA को बेसिक में मर्ज कर दिया जाता है तो जैसा कि मांग चल रही है तो नई बेसिक सैलरी भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक, और भी ज़्यादा हो सकती है। उदाहरण के लिए अगर किसी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है और उसमें DA 50% यानी 15,000 रुपया है तो मर्ज होने के बाद नई बेसिक सैलरी 45,000 रुपये हो जाएगी। अब इसी पर पेमेंट फैक्टर लगेगा जिसमें सैलरी और ऊपर जाएगी, मतलब
अब सवाल आता है कि यह पैसा मिलेगा कैसे मिलेगा, एक साथ या किस्तों में मिलेगा। पिछली बार के ट्रेड को देखें तो सरकार कभी कभी एरियर को 2 से लेकर 3 किस्तों में भी दे देती है ताकि एक साथ ज़्यादा बोझ ना पड़े, लेकिन कई बार एक सुमत भुगतान भी हुआ है और कर्मचारियों की उम्मीद यही रहती है कि पैसा एक बार में मिल जाए। एक और ज़रूरी बात, टैक्स। जी हाँ, एरियर पर टैक्स भी लगता है। देखिए यहाँ से बात समझना है आपको ध्यान करके। अगर आपको 1 साल में ज़्यादा पैसा मिलता है तो आपको टैक्स इसलिए बदल सकता है, लेकिन सरकार कुछ मामलों में रिलीफ भी देती है ताकि पूरा बोझ एक ही साल पर ना पड़े। इसीलिए अगर एरियर मिलता, अब थोड़ा ज़मीनी सच भी समझ लेते हैं। हर वो जो अनुमान लगाया जाता है कि वह पूरी तरह सही है नहीं होता है। पिरामिड फैक्टर कम या ज़्यादा हो सकता है, लागू होने की तारीख बदल सकती है या एरियर की अवधि मतलब साल भी घट सकती है। 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू माना गया तो एरियर जरूर मिलेगा, ठीक है, और अच्छा खासा मिली। बड़ा सवाल खड़ा ये होता है, क्या हर कर्मचारी को बराबर एरियर मिलेगा? जवाब ये है नहीं। अगर यही सब जगह जहाँ ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। एरियर पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी वर्तमान बेसिक सैलरी कितनी है, आपका ग्रेड क्या है और आपके ऊपर कौन कौन से अलाउंस लागू होते हैं। उदाहरण के लिए अगर 2 कर्मचारी हैं, एक की बेसिक सैलरी 18,000 रुपया है और दूसरे की 51,100 रुपया है, तो दोनों का एरियर ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। मान लीजिए जैसे कि 56,100 रुपये वाले की एरियर सैलरी वाले की पर आपको 2.85 का पिरामिड फैक्टर लगता है, आपकी 1,59,855 1,59,855 आपकी नई सैलरी हो जाएगी, ठीक है। अब अंतर इसमें यह हुआ है कि करीब आपको 1,03,785 रुपये प्रति माह मिलेगा, ठीक है। यहाँ से बात समझना आपको, कितना 1,03,785 रुपये प्रति माह मिलेगा, महीना मिलेगा। अगर इसे हम 18 महीने में जोड़ें तो 18 महीने से हम गुणा करेंगे तो एरियर लगभग आपका 18,68,130 रुपये तक जा सकता है। यानी करीब आपको 18 से लेकर 19 लाख रुपये मिल सकता है। अब समझ रहे हैं तो ना कि सीनियर लेवल के कर्मचारी को लिए ये खबर कितनी बड़ी है। लेकिन एक और बात याद रखिए, ये पूरा पैसा इन हैंड नहीं आएगा। इसमें पीएफ, प्राइवेट फंड की कटौती होगी, टैक्स कटेगा और कुछ कर्मचारियों में ग्रेच्युटी या अन्य एडजस्टमेंट्स भी हो सकते हैं। मतलब जो भी आपने कैलकुलेशन में देखा है, बाय द वे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो अक्सर लोग पूछते हैं, क्या पेंशनर को भी एरियर मिलेगा? जवाब है हाँ, अगर कई मामलों में उन्हें भी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। अगर किसी रिटायर्ड कर्मचारी पेंशन की 20,000 रुपये है और नई वेतन आयोग के बाद ये बढ़कर 35,000 रुपये हो जाती है तो हर महीने का अंतर होगा 15,000 रुपये का अंतर हुआ है। अगर हम यही 18 महीने का एरियर बने तो 15,000 का गुणा करेंगे 18 में तो ये आपका आया है आंसर 2,70,000 रुपये। यानी पेंशन को भी लाखों रुपये में एरियर मिल सकता है। और सच कहें तो उनके लिए ये रकम और भी ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि उनके पास कमाने का दूसरा जरिया नहीं होता है। एक और ग्राउंड रिपोर्टिंग समझ लीजिए, कभी भी सीधे इतना बड़ा खर्च एक बार में नहीं करना चाहती, इसीलिए कई बार एरियर को किसी किस्तों में बांट दिया जाता है। मान लीजिए जैसे कि आपका कुल एरियर 6 लाख रुपए बनता है तो इसे 3 हिस्सों में दे सकता है। हर साल में आपको 2 लाख रुपए से लेकर दे सकता है। इससे सरकार पर बोझ कम पड़ेगा और लेकिन कर्मचारी को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। और हाँ, यहीं पर प्राइवेट अप्रेंटिस काम आता है क्योंकि सरकारी फैसले कभी कभी समय लेते हैं, ठीक है। एक और ज़रूरी अपडेट जो अभी चर्चा में चल रही है कि डीए महंगाई भत्ता को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की बात आ रही है। अगर ऐसा होता है तो पूरा कैलकुलेशन ही बदल जाएगा। उदाहरण के लिए अगर आपकी बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है और डीए 50% यानी 15,000 रुपये है तो मर्ज होने पर नई बेसिक सैलरी 45,000 रुपये मानी जाएगी। अब इसी को 45,000 रुपये पिरामिड फैक्टर लगेगा। अगर 2.85 लगाया जाता है तो नई बेसिक सैलरी आपकी होगी 1,28,250 रुपया, ठीक है।
अब पहले जहां आपको 30,000 रुपये शुरुआत में हो रही थी, अब वही पैसा आपको सीधे 1,28,000 रुपये पर कैलकुलेशन हो रहा है। इसमें ये एरियर कई गुना बढ़ जाता है। ठीक, लेकिन काम कैसे करता है? देखिए, अगर आपको एरियर मिलता है तो उसे पूरा खर्चा करने से पहले थोड़ा प्लान जरूर करें, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अचानक बड़ी रकम आने पर लोग बिना सोचे खर्च कर देते हैं, अगर और बाद में पछताना पड़ता है। बेहतर होगा कि आप उसका कुछ हिस्सा कर्ज चुकाने में, कुछ हिस्सा सेविंग और कुछ हिस्सा खर्चों में लगाएं। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।